हेलो फ्रेंड, कॉन्निचिवा तोमोदाची। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या बोल दिया। मैंने आपको जापानीज लैंग्वेज में हेलो कहा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडिया के और जापान के कुछ फैक्ट्स को देखेंगे और इन्हें आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जापान की पॉपुलेशन 12,58,19,733 है, वहीं हम अगर कंपेयर करें इंडिया को, तो इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़, यानी इससे 10 से 11 गुना ज्यादा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जापान के अंदर इतनी सेंसिटिविटी है कि वहां पर काम कर रहे एम्प्लॉयज को अगर एम्प्लॉयर एक बार हल्की सी डांट लगा देता है तो दोस्तों एम्प्लॉयर लगभग 4 से 5 दिन की छुट्टी पर चला जाता है। वहीं इंडिया की बात करें तो यहाँ का एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को डांट दे तो शायद एम्प्लॉय ही एम्प्लॉयर पर अटैक कर दे और जॉब पर लात मार के चला जाए। दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान रैंक 2 है और वहीं इंडिया की रैंक 48 से 46 पर हुई है 131 कंट्रीज के बीच। दोस्तों, यहाँ हम कुछ 10 ऐसे फैक्ट्स जहां आप कोरिलेट कर पाएंगे जापान के फैक्ट से इंडिया के फैक्ट्स को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, फेक फूड सैंपल। दोस्तों, जहां इंडिया के रेस्टोरेंट्स के अंदर मेन्यू कार्ड दिखाकर लोगों से ऑर्डर लिए जाते हैं और होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर उस पर फूड्स की फोटोज छापी जाती हैं, जिससे कि लोग बाग उन फूड्स को देखकर आ जाएं और रेस्टोरेंट्स में खाना खाकर चले जाएं। वहीं दोस्तों, मोम जैसे दिल वाले जापानियों ने अपने सभी रेस्टोरेंट और होटल्स में 1920 में मोम के फेक फूड सैंपल्स तैयार कराए और उन्हें आउटलेट्स पर लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, इन फूड्स पर बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है, पर कमाल की बात यह है कि ये बिल्कुल हूबहू रियल के फूड्स लगते हैं। ये ऐसे लगते हैं जैसे इन्हें रियल में बनाकर शोकेस में सजा दिया गया हो। पर दोस्तों, 1920 में जापान के कैंडल मेकर ने ये फूड्स पैराफिन नाम के एक मटेरियल से तैयार किए, जिसको रेस्टोरेंट्स के बाहर शोकेस में सजाया गया। पर इस मटेरियल से समय रहते फूड्स के रंग फेड होने लगे, कहीं सूरज की किरणों से, कहीं टाइम के बीतने से। इसी के बाद इसे 1980 में अपग्रेड किया गया और पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम के एक मटेरियल से इसे तैयार किया गया, जिससे इसका रंग हूबहू ऐसा रहता है जैसे बिल्कुल फ्रेश फूड है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीका लोगों को आकर्षित करने के लिए, अपने खाने की भूख बढ़ाने के लिए जापान में तैयार किया गया है, जिस पैटर्न को हर एक रेस्टोरेंट फॉलो करता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है पर बहुत ज्यादा कारगर है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट से जापानी अपने फूड को बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। नंबर 2, दोस्तों गर्मियों में हमें सिर्फ वाटर के सिवा और कुछ याद नहीं रहता। और अगर बात करें वाटर पीने की, तो सिर्फ वाटर पीने से काम नहीं चलता। अगर हम ज्यादा पानी पी लेंगे तो दोस्तों हमारा पेट फूल जाएगा, जिसके कारण हम कुछ खा नहीं पाएंगे। तो अब हमें याद आती है पानी की कमी को पूरा करने के लिए वाटरमेलन। दोस्तों, इंडिया में आपने देखा होगा कि वाटरमेलन का साइज इतना बड़ा होता है, कई बार छोटे भी साइज के होते हैं, पर उसको हम दुकानों में नहीं सजा सकते और ना ही हम उसे फ्रीजों में रख सकते हैं, क्योंकि उसका शेप इस प्रकार का होता है कि वो बहुत ज्यादा एरिया कवर्ड कर लेता है। दोस्तों, इंडिया में हमने अक्सर वाटरमेलन को रोड साइड पर लगे हुए देखा है, वहीं से हम परचेज कर लिया करते हैं, या ठेली पर या रोड पर कई साइड फुटपाथ पर लगे होते हैं और हम इसे अपने घर में ले जाकर काट कर फ्रीज में रखते हैं। क्योंकि इसका साइज बड़ा और राउंड होने के कारण फ्रीज में ये बहुत ज्यादा स्पेस ले लेता है, इसलिए हम इसको काट कर या तो इसके 4 पीसेस करते हैं या 6, जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, उन पीसेस को करके इसे ठंडा करते हैं एंड देन उसे खाते हैं। अगर फ्रीज में भी नहीं आता तो हम इसे पानी में डुबो कर रख देते हैं, जिससे इसमें रोड साइड रखे रहने के कारण हीट बनती है, जिसको हम खत्म कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें वाटरमेलन की, तो जापान के वाटरमेलन को दुनिया में हर जगह याद किया जाता है, सिर्फ उसकी मिठास के लिए नहीं दोस्तों, उसके आकार के लिए भी। दोस्तों, जापान के अंदर वाटरमेलन के बहुत सारे शेप होते हैं, जैसे कि स्क्वायर शेप, क्यूब शेप, हार्ट शेप, पिरामिड शेप और यहाँ तक कि ह्यूमन फेस शेप के भी वाटरमेलन उगाए जाते हैं। दोस्तों, वहाँ के फार्मर्स
वाटरमेलन पर इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके लिए अच्छे सीड्स, अच्छी ज़मीन और उसके लिए अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को रखते हैं। दोस्तों वहाँ के वाटरमेलन की खासियत ये है कि वहाँ के वाटरमेलन के शेप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उसी के साथ उनका जो छिलका होता है, जैसे कि हमने अमूमन देखा होगा इंडिया में वाटरमेलन का छिलका बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है और बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। और अगर हम बात करें जापान के वाटरमेलन की तो उसका छिलका बहुत ज़्यादा थिन होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पतला होता है, जिस कारण वाटरमेलन में और ज़्यादा मिठास हो जाती है। दोस्तों वाटरमेलन के अंदर विटामिन ए और सी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 92% इसके अंदर पानी होता है। और दोस्तों जापान में क्यूब शेप का वाटरमेलन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसको लोग सिर्फ खाने के तौर पर नहीं, इसको गिफ्ट के तौर पर भी यूज करते हैं, क्योंकि ये इजीली बॉक्सेस में पैक हो जाता है और फ्रीज में भी इजीली आ जाता है। तो दोस्तों क्यूब शेप के वाटरमेलन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। वहीं जापान में एक ब्लैक वाटरमेलन भी पाया जाता है। दोस्तों ब्लैक वाटरमेलन टाउन ऑफ टोमो और होक्काइडो आइलैंड में पाया जाता है। दोस्तों इस ब्लैक वाटरमेलन की खासियत यह है कि इसकी मिठास इतनी ज्यादा है कि दुनिया में कोई भी वाटरमेलन इसका कंपेयर के लिए नहीं सिद्ध हुआ। तो दोस्तों आपने जाना कि इंडिया और जापान के वाटरमेलन किस तरीके से डिफरेंट होते हैं और किस तरीके से उनको रखा जाता है। नंबर 3 दोस्तों, जहां इंडिया के अंदर 4 नंबर बहुत ही शुभ माना जाता है, यानी 4 आदमी क्या कहेंगे, समाज में 4 आदमियों को मुंह दिखाना है, 4 आदमियों के साथ बैठना है, 4 आदमियों के साथ फैसला करना है। दोस्तों वहीं जापान में 4 नंबर से इतनी इरिटेशन होती है, यानी 4 नंबर को वो इतना अशुभ मानते हैं कि वहां कोई मेहमान भी अगर आता है तो 4 की काउंटिंग में नहीं आता दोस्तों, यानी कभी भी मेहमान 4 नहीं आएंगे और कोई भी काम वो 4 के साथ नहीं करते, यहां तक कि वो अपने घर के बर्तन भी 4 नहीं लाते। दोस्तों जापान के अंदर 4 नंबर को अशुभ माना जाता है, इसलिए वहां कोई भी काम 4 से नहीं होता। पर हाँ, हमारे हिंदुस्तान में भी 4 से कुछ है अशुभ और 4 को बुरा माना जाता है, वो है 420। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई 4 आदमी वाला हादसा पेश आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमें बताएं कि 4 आदमी आपके कितने सपोर्ट के लिए खड़े हुए। नंबर 4 दोस्तों, जहां इंडिया में इतनी भीड़, इतनी पॉपुलेशन है जिसके कारण हर जगह धक्का मुक्की होती है और यहां तक के बसों में भी इतनी भीड़ हुआ करती थी कि लोग बसों के गेट में भी लटके हुए सवारी करते थे और ट्रेन में भी लटक कर ही सवारी करते थे। दोस्तों वहीं जापान में टोक्यो ट्रेन में लोगों को ठूसा जाता है, जिसके लिए जापान ने स्पेशल स्टाफ रखा है जिसे ओशियो और पुशर कहा जाता है। दोस्तों जापान की रेल की बात करें तो जापान की रेल की लेंथ 30,625 किलोमीटर की है, जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति आवर है। वहीं हम बात करें अगर इंडिया की ट्रेन की तो यहाँ की लेंथ 1,26,333 किलोमीटर है, जिसकी औसत स्पीड 113 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन के आधार पर ये नेटवर्क भी छोटा पड़ जाता है, पर जापान में क्योंकि समय की बचत करते हैं वो लोग और वो समय पर अपने काम को पूरा करना चाहते हैं और अपने साधनों की बचत करते हैं, जिसके कारण वो इतने ज्यादा आगे जा चुके हैं। दोस्तों उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती अगर उन्हें स्टाफ धक्का देकर अंदर ठूस कर ट्रेन में भरता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर ऐसा नहीं होगा तो उनका बहुत सारा काम छूट जाएगा, जिससे उनके देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। नंबर 5 दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में लोग अपनी फ्रस्ट्रेशंस को निकालने के लिए गाने गुनगुनाते हैं और वो ये नहीं सोचते कि इन गानों को कहाँ गुनगुनाना है और किस सुर में गुनगुनाना है, जैसा दिल करता है वैसे गुनगुनाते हैं और ये बेहतर भी है। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कम से कम गाने तो गा रहे हैं लोग, पर यहाँ लोग ये नहीं सोचते कि दूसरा व्यक्ति इनके बेसुरे गानों से कितना डिस्टर्ब हो सकता है। वहीं जापान में दोस्तों साइलेंट कराओके नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जिसमें लोग एक प्लास्टिक का भोंपू अपने मुंह पर लगाते हैं और कान में उसके पाइप्स के लीड्स लगाकर अपनी ही आवाज को खुद ही सुनते हैं, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। इससे दूसरे व्यक्ति की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती नहीं है। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हम दूसरे की फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए जापान में इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जोर शोर से किया जाता है और जो लोग दूसरों की कदर करना जानते हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट को हमेशा अपने साथ रखते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ भी बनने चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नंबर 6, दोस्तों हमारे यहाँ इंडिया में बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, वहां जाकर कोई सुधार नहीं बल्कि उसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वहां पर कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बच्चों ने अपने स्कूल के फैंस की पंखड़ियां नीचे की ओर मोड़ दी, कई बार अपने स्कूल्स की लाइट्स तोड़ दी, डेस्क तोड़ दी, कई बार अपने स्कूल के फ्लैश को तोड़ डाला या उसकी टैब को तोड़ डाला, और साथ में वहां पर कूड़ा करकट इतना कर देते हैं, कहीं कागज फेंकते हैं तो कहीं डस्टर। और वहीं जापान में क्लासरूम की सफाई की जिम्मेदारी सभी बच्चों पर होती है, इनके साथ इनके टीचर्स भी इनकी हेल्प करते हैं। इससे उन्हें लगता है कि बच्चों को अभी से अपनी साफ सफाई और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास रहेगा, जिससे वो आगे जाकर भी इसे फॉलो करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने भी कभी ऐसी हरकत अपने स्कूल में देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 7, दोस्तों आपने कार की पार्किंग लॉट तो सुनी होगी पर आपने कभी अम्ब्रेला पार्किंग लॉट्स नहीं सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान में तो लोग रोड को ही अपनी पार्किंग समझकर गाड़ी को लगा देते हैं, भले ही आपके पीछे कितनी भीड़ लगी हो या कितना भी जाम हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम अपनी गाड़ी को जहां दिल चाहता है वहां लगा देते हैं, उसके बाद कभी कभी हम अपना चालान भी कटवा लेते हैं। दोस्तों उसके बाद रोने लगते हैं कि हमने ये जानकर नहीं किया या हम अभी 2 मिनट के लिए यहाँ से गए थे। पर दोस्तों ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि व्हीकल को पार्किंग में ही करना चाहिए। पर दोस्तों यहाँ सारी गलती लोगों की नहीं, जनता की ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है जिससे कि लोग अपने व्हीकल को अच्छे से पार्क करवाएं। इसीलिए लोग भी इस चीज को इग्नोर करते हुए रूल्स को तोड़ते चले जाते हैं और जिससे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं हम बात करें अगर जापान की, तो जापान में दोस्तों मल्टी लेवल पार्किंग्स अवेलेबल हैं, जिससे रोड पर बिल्कुल भी ट्रैफिक जाम नहीं होता और किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि जापान के अंदर कार पार्किंग के साथ साथ अम्ब्रेला पार्किंग भी है। दोस्तों हमारे यहाँ जब बारिश होती है और हम जब अम्ब्रेला को अपने साथ लेकर आते हैं, उसके साथ हम जिस भी जगह जा रहे होते हैं अम्ब्रेला को अपने साथ लेके चले जाते हैं, जिससे अम्ब्रेला में भरा हुआ बारिश का पानी उस जगह को कीचड़ से भर देता है। पर इसको मद्देनजर रखते हुए जापान ने स्पेशल हर एक सरकारी दफ्तर और मॉल ऑफिसेज के बाहर अम्ब्रेला पार्किंग की सुविधा की है, जिसका पालन हर कोई व्यक्ति करता है, जिससे ऑफिसेज में किसी प्रकार की कोई कीचड़ नहीं होती और ना ही वहां गंदगी होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर किसी भी फैक्ट पर आप और ज्यादा डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो हमें बताएं, और अपनी कोई स्पेशल डिमांड की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम उस पर भी अपनी रिसर्च टीम लगाकर आपके लिए सारे फैक्ट्स लेकर आएंगे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिखाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें, फॉलो करें।